आईबीएस को निकालो, कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ हमारी गलत आदतों का परिणाम है। तो हमें आदतें सुधारनी है, तो जड़ ठीक हो गई तो फल अपने आप अच्छे हो जाएंगे। हेलो, नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट और ऑथर। आज के हम इस वीडियो में एक हेल्थ के टॉपिक के ऊपर आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और फ्यूचर को लेकर के बात करने वाले हैं कि फ्यूचर में इस चीज़ के बारे में क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, जो तकलीफ़ें होती हैं आईबीएस के रिगार्डिंग, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारे ही एक छोटे भाई हैं, तो उनको कुछ सवाल होंगे, तो हम कोशिश करेंगे बेटर तरीके से चीज़ों को हम सोल्व कर पाएँ या बेटर तरीके से चीज़ों को हम एक्सप्लेनेशन करें, जिससे आइडियली आपको फ्यूचर में उन चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ अभी प्रेजेंट में नॉलेज हो, जो सिर्फ फ्यूचर में जा कर के आपकी हेल्थ को बुरा होने से बचा पाए। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे छोटे भाई के समान ही हो, और आपने हमारे लगभग काफ़ी वीडियोज भी देखे हैं। हाँ सर। उसके बाद ही आप हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। जी सर। तो आपका कोई सवाल हो जो कि आपको लगता है कि उस सवाल पे हमारा बात करना ज़रूरी है, जो कि शायद नए बच्चों को उस प्रॉब्लम से बचा पाए जो हमने देखी वो प्रॉब्लम। बहुत ज़रूरी है सर। मतलब हम लोग आईबीएस को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। मतलब ये हम यहाँ ट्रीटमेंट लेने के लिए आए हैं, ट्रीटमेंट हमको मिल गया, हम ठीक भी हो गए हैं जी, लेकिन इसको हम क्या मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि हम फिर वही पुरानी आदत पकड़ के चलेंगे, कहीं गलती से कर दिया है वो गलती पिछला, फिर वही दिक्कत हो जाएगी। तो इसको हम मेंटेन करके मतलब चलें, इसके बारे में बताइए कुछ। आपका सवाल एक सिंपल सा है कि जो हमने प्रॉब्लम देखी है, जिसको हम आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, अभी आइडियली आपको काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी है, चीज़ें ठीक भी हो रही है। हाँ, हो रही है। और आपका सवाल सिंपल सा ये है कि ये चीज़ें भविष्य में दोबारा ना हो, और जो गलतियां हमने करी है फिर हम वही गलती कर देंगे। तो क्या कुछ इसको लेकर के हमारा एक्शन होना चाहिए, मतलब, है ना। हाँ। तो सवाल सिंपल सा यही है कि आईबीएस को सही मायने में बैलेंस कैसे किया जाए, फ्यूचर में संभावनाएं हैं कि दोबारा नहीं हो हमें ये वाली तकलीफ, है ना। हाँ। तो इसकी शुरुआत मैं छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ, जिसको हमें जानना जरूरी है। उसके बाद फिर हम इसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो मैं जिसको बार बार बोलता हूँ मेरे वीडियोस में, भाई आईबीएस नाम की बीमारी कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में। ये सिर्फ हमारे दिमाग की एक कल्पना है जो हमने सुना है कि आईबीएस। जिस दिन डॉक्टर ने आपको बोला उसी दिन बाद आपको समझ आया कि आपको आईबीएस। उससे पहले आपको कभी समझ ही नहीं था कि मुझे बीमारी क्या हुई है। उससे पहले तो हम यही कन्फ्यूजन में थे, भाई हमें कोई बीमारी है या नहीं भी। जब किसी ने उसका नामकरण कर दिया तो वो हमें समझ आ गया भाई हमें ये बीमारी है। मतलब किसी के नामकरण करने से हमें ये समझ आ रहा है कि हमें बीमारी है, जबकि उससे पहले हमें नहीं पता था कि हमें कोई बीमारी है। तो मतलब मानो कि बीमारी तो बाद में भी नहीं है, पहले भी नहीं है। मतलब देखा जाए तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको आईबीएस है, तो मेरे बोलने से कभी आपको आईबीएस नहीं हो सकता, या मेरे नहीं बोलने से आपको जो बीमारी है वो कभी खत्म नहीं हो सकती है। तकलीफ क्या है, अगर हमें जुकाम लग जाता है तो जुकाम लगने के कारण डॉक्टर बोलेगा कि आपको एलर्जी है, या आपको कुछ भी मतलब किसी भी कारण से आपका नाक नोज बह रहा है, तो उसको मतलब एलर्जी का सिम्टम दे दिया गया है। अब एलर्जी मतलब क्या, कोई बीमारी थोड़ी है। एलर्जी का मतलब है कि कुछ आप ऐसा दिनचर्या में कुछ चीज़ ऐसी ऐड कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। जैसा कि आपने ठंडे पानी से नहा लिया, रात को आप ठंडे कूलर के सामने मतलब कूलर चला के और बिना कंबल ओढ़े सो गए, तो उससे क्या होगा, आपको जुकाम लग जाएगी। सिंपल सी बात है। अब आप मेरे से उम्मीद क्या करते हैं, आज से भाई आप मुझे ऐसी कोई गोली दो जो मुझे भविष्य में दोबारा जुकाम ही नहीं लगे। हम उम्मीद क्या करते हैं डॉक्टर के पास, भाई डॉक्टर मुझे ऐसी गोली दो, ऐसा कोई ट्रीटमेंट बताओ जिससे मुझे भविष्य में जुकाम नहीं लगे। डॉक्टर आपको एक बार के लिए दवाई दे देगा, मैं आपको एक बार के लिए गाइड कर दूंगा कि आप जैसे लाइक भी छुआरे हैं या मुनक्का जिनको बोलते हैं, उनको दूध में उबाल के लीजिए, जिससे जुकाम कम हो जाता है। फीवर आता है तो आप दूध में, जैसे जिनको ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे उनको काफ़ी अच्छे आते हैं, जिनको हमारे यहाँ छुआरा बोलते हैं, मुनक्का बोलते हैं, या जैसे अंजीर होती है, उनको उबाल के दूध में दिया जाता है, जिससे जुकाम इमीडिएटली आपको एक दिन में बुखार ठीक हो जाता है। तो ये सिंपल सा तरीका है इसका ठीक करने का। अब आप मेरे से ऐसे उम्मीद करेंगे आसिफ भाई मुझे ऐसी कोई चीज़ बता दो जिसमें मैं जीवन भर ठीक रहूँ। मैं बोलता हूँ आपको कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई पूरे जीवन इलाज है।
ना तो वो बीमारी है और ना ही उस बीमारी का कोई इलाज है, क्योंकि पहली बात तो कोई बीमारी नहीं तो उसका इलाज भी संभव नहीं है। ये लाइफ की उठापटक की मतलब कुछ घटनाओं की गलतियां और उन घटनाओं का परिणाम होता है। ठंडे पानी से नहाए तो जुकाम लग गई, कुछ गलत खाया तो कॉन्स्टिपेशन बन गया, कुछ गलत खा ले तो डायरिया हो गया, कुछ तेज मिर्च मसाला खा ले तो पेट में जलन हो जाएगी। सिंपल सी बातें है ना। तो गड़बड़ हम कहाँ करते हैं? हम वहां पे जहाँ पे हम बॉडी में कुछ डाल रहे हैं, और हम उम्मीद क्या करते हैं कि मैं कुछ सब कुछ खाता भी रहूं, कुछ ऐसा भी खाता रहूं जिससे मुझे मजा आता है और फिर मुझे वो तकलीफ भी ना हो जो मुझे नहीं हुई हो। क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं आज से खुद को अपने 10 साल पहले से। अब मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ता हूँ। हमारे सामने एक 60 साल का 70 साल का व्यक्ति है, आइडियली मान के चलिए 70 साल का वृद्ध व्यक्ति है, जैसे आपके पिताजी थे। अब आपके पिताजी क्या जिनकी उनकी मतलब किसी नेचुरल बीमारी की वजह से डेथ हुई थी, आपने बताया था मुझे, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या वो रोज आधा किलो दूध पचा सकते थे आपके हिसाब से? नहीं पचा सकते थे। कारण क्या था? उनका बॉडी इतना सक्षम नहीं था। लेकिन वो क्या सोचते थे, भाई जैसे हम 20 साल 30 साल 50 साल पहले मैं दूध पचा पाता था, वैसा मैं आज पचाऊं। वो इस उम्मीद में सब कुछ खाने की कोशिश करते थे, नॉनवेज भी खाने की कोशिश करते थे, राइस भी खाने की कोशिश करते थे, दूध भी पीने की कोशिश करते थे। अब आप मुझे बताओ, इसको सिंपल सा तरीका समझने का क्या है? अगर वो अच्छा सिंपल सा खाना खाएं जो उनकी बॉडी के हिसाब से सही है। बोलते ना बड़े बुजुर्ग, भगवान कृष्ण ने बात बोली थी कि कम खाने से कोई नहीं मरेगा, ज्यादा खाने से जरूर मर जाएगा। हमारा जीवन जो है वो किस लिए हमें दिया गया है, शरीर किस लिए दिया गया है? भाई हम इस यथार्थ जीवन में कुछ ऐसा हासिल करें जिससे हमारा आने वाला भविष्य या फ्यूचर या आने वाली जो नेक्स्ट हमारी जनरेशन है या पीढ़ियां हैं वो बेटर हो पाए। मतलब हम फ्यूचर समाज को कुछ दे पाएं जान करके, जीवन से सीख करके। लेकिन हम सीखने की कोशिश नहीं करते, हम खुद के ऊपर लगे हुए रहते हैं, सब कुछ खाना चाहते हैं, शरीर को हम वैसा ही रखना चाहते हैं जैसे आज से 10-15 साल 20 साल पहले थे। अब इसका एक उदाहरण और देता हूँ मैं आपको जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा जानने के लिए। आज से 200 साल पहले हम चलते हैं, आइडियल 200 साल पहले। उस समय आपने कहीं ना कहीं सुना होगा भाई बहुत अच्छे लोग थे, शरीर उनका बलशाली था, अच्छा खाते थे, भरपेट दबा के खाते थे, 60 70 80 साल तक सब कुछ खाते थे। खाते थे ना। और फिर भी उनका शरीर मस्त था, बीमारियां उनको ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं थी। कभी सुन मतलब वो लोग जानते नहीं थे भाई कैंसर, डायबिटीज, IBS, कोई संगीन नामी कोई बीमारियां होती थी, कोई बीमारी उनको नहीं होती थी। सही है। और उसके बावजूद सब कुछ खाते थे, पीते थे, मस्त रहते थे। कारण क्या था? वो फिजिकल वर्जिश मतलब फिजिकल एक्टिविटी, हार्ड वर्क ज्यादा करते थे। हार्ड वर्क का मतलब फावड़ा चलाते थे, खेत में काम करते थे, बहुत अच्छा वर्जिश करते थे। मैं आपसे बोलूं आप 2 घंटा फावड़ा चला लो खेत में जाके, आपसे नहीं चलेगा। लेकिन मजबूरी में हमें वो काम करना पड़ रहा है। जैसे आप पेंटिंग का काम करते हैं, कुछ भी जो भी आपका प्रोफेशन हो, कुछ लोग हैं जो डिलीवरी का काम करते हैं, कुछ लोग जो मार्केट में कुछ सामान लाने ले जाने का काम करते हैं। मजबूरियां हैं, लेकिन वो फिजिकल वर्क नहीं है, वो खड़े होकर ऐसे लाना पड़ रहा है। मानता हूं कि मेरे अगर आप मेरे को कंपैरिजन करेंगे, अगर मैं आपसे कंपेयर करूं तो मेरे से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मेरे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन जो आप कर रहे हैं वो 70 जो आज से 2 साल पहले लोग करते थे, उससे कंपैरिजन में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, मुश्किल 20% कर रहे हैं। और हम कंपैरिजन क्या कर रहे हैं? जैसे आज से 2 साल लोग पहले जो सब कुछ खाते थे, स्वस्थ रहते थे, वैसे हम क्यों नहीं रह रहे? हम कंपेयर करते हैं हमारे पास्ट से। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि आज आप स्वस्थ हैं, आइडियली ठीक है, हमारी हेल्थ जो अभी ऐसी है ना जैसी अच्छी है, ये हेल्थ भी आने वाली जो 50 साल बाद की जो जनरेशन होगी ना उसके लिए एक सपना होगा, उसके लिए सपना होगा। और ये साइंस ने डायग्नोसिस करके आइडियली फिक्स किया है कि आने वाले लगभग 70 साल बाद एक आइडियली जो वैल्यू होगी ना लाइफ की, वो 40 से 50 साल या मुश्किल से 35 साल के आसपास होगी। हम उम्मीद कर रहे हैं 60 साल जी जाएंगे, मानते हैं ना? हमारे से पहले जो जनरेशन थी वो आइडियली 80 साल 90 साल निकाली गई, उससे पहले लोग 100 110 साल निकाल गए हैं। हमारी आइडियली एज हम 55-60 के आसपास मानते हैं, आने वाली जनरेशन 30-35 में निपट जाएगी। इस बात की गारंटी है, साइंस दावा करता है। और आइडियली मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज़ ऐसे ही काम करेगी। अब वही लोग जो आने वाली पीढ़ी है वो हमसे कंपेयर करेंगे। हमारे पिताजी जो है यार 25-25 30 साल के थे, सारा दूध भी पीते थे, राइस भी खाते थे, खाना भी खाते थे, सारा सब कुछ पचता था, सब कुछ पच रहा था। और हम साला सादा चपाती सादा सब्जी भी नहीं पचा पा रहे हैं। नहीं पचा पा। गड़बड़ क्या है कि उनका डाइजेशन कितनी भयंकर वाट लगेगी बता रहा हूँ, हम सोच नहीं सकते हैं। और वो उसी चीज़ में उलझे रहेंगे। मैं सब कुछ खाना चाहता हूँ जैसा वो अब लोग अब बचपन में खा रहे हैं। अब जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है ना, 2 साल 5 साल वाली जो पीढ़ी है, जो लोग बच्चा आप देखो उनकी कंडीशन, मैगी बिरयानी पिज्ज़ा, पता नहीं भगवान जाने क्या क्या खाते हैं वो।
अब हमने वो जीवन में कभी नहीं खाई होगी, वो हमने तो अब खाना शुरू करी आइडियल पिछले 5-7 साल में। वो तो अब शुरू से बचपन से खा रहे हैं। बचपन से खा। हमने बचपन में कम से कम शुद्ध खाना खाया था कि नहीं खाया था? तो वो जो अब लाइफ जी रहे हैं जो बच्चे, वो हमारी एज तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाएंगे और बहुत हालत खराब होगी उनकी। तो वो कंपैरिजन करेंगे हमसे तो फंस जाएंगे। वो बचपन से कंपैरिजन करेंगे तो फंस जाएंगे। हम अपने बचपन से कंपेयर करते हैं खुद को तो हम फंस जाएंगे। हम हमारे अतीत से, हमारे जो पूर्वजों से कंपेयर करेंगे तो हम फंस जाएंगे। हम ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारा रूटीन लाइफ, खान पान, हमारा जो खान पान, जो दैनिक दिनचर्या है वो कैसे काम कर रही है। तो आपका सवाल था कि सर आईपीएस जो है ये सही मायने में फ्यूचर में क्या कर सकती है और उसको बैलेंस कैसे रखा जा सकता है? तो इसका पूरा जवाब जो मैं एक लाइन में दूं, मैंने आपको बेसिक सा फंडा समझाया पहले तो इसका। अब इसकी मेन चीज पे आते हैं कि इसको बैलेंसिंग कैसे किया जाता है। हमारे शरीर के लिए 5 चीजें जरूरी है: जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। 5 चीजें। और चाहे किसी भी धर्म से वो आदमी हो, चाहे मुस्लिम समाज से हो, चाहे हिंदू समाज से, चाहे जैन से, चाहे ईसाई से, किसी भी से भी हो, सब के लिए 5 चीजें जरूरी है। आपके शरीर पे कितनी चीजें अभी लग रही है आइडियली? जैसे जल आपके शरीर में पानी है, वायु से आप श्वास लेते हैं, अग्नि हमारी सूर्य से मिलती है, जल, वायु, अग्नि, आकाश ऊपर है, और मिट्टी। मिट्टी से हम दूर हो गए आइडियली देखें तो। सबसे पहले चीज हम मिट्टी से दूर होते हैं। क्योंकि हमारा काम क्या है, जैसे हम छोटे बच्चे थे तब हम मिट्टी में बहुत अच्छा खेलते थे। अब हम मिट्टी में स्पर्शन में नहीं जाते हैं। और आजकल के नए जितने लोग मकान मॉडिफाई करवा रहे हैं वहाँ पे तो मिट्टी का कण तक नहीं जाने देते हैं। तो जितनी हम मिट्टी से दूरी बनाएंगे हम उतने ही फंसेंगे। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको आईपीएस को ठीक रखना ना, तो मिट्टी से स्पर्शन आपके जीवन का जरूरी है। मिट्टी का चाहे स्नान करो, चाहे मिट्टी में रोज 1 घंटा 2 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करो, मिट्टी में चाहे सो, मस्त तरीके से दोपहर में टाइम मिल जाए, मस्त वाली नींद आनी चाहिए आपको, मतलब मस्त वाला आपको स्पर्शन होने चाहिए मिट्टी से। तो आपकी मिट्टी क्या करती है, हमारी बॉडी को लगभग 49 बीमारियों से बचाने का काम करती है। ये साइंस प्रूफ करता है। साइंस प्रूफ करता है 49 बीमारियों से हमें बचाता है। जो सूजन को ख़त्म करता है, इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, एलर्जी को ख़त्म करता है। इसके अलावा पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं जो हमारी बॉडी को ठीक करने का काम करती है, वो सिर्फ मिट्टी का स्पर्शन। तो आईपीएस को बैलेंस करके रखना है फ्यूचर में, तो मिट्टी के साथ खेलना जरूरी है। चाहे मिट्टी का कोई काम हो, खेत का हो, मिट्टी में सुबह नंगे पैर चलो, मिट्टी का स्नान करो, किसी भी वे में करो, लेकिन मिट्टी का स्पर्शन जरूरी है। दूसरा, हमारी बॉडी के लिए वायु सबसे अधिक जरूरी है जीने के लिए। ठीक है, तो वायु का शुद्धिकरण, हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ आती हैं उनका शुद्धिकरण जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे प्राण वायु, जैसे अनुलोम विलोम होता है, वो हमें हमारे जीवन में ऐड करना है। अगर वो हम ऐड नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बाहर के वातावरण में पोल्यूशन है। पोल्यूशन जब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में घटेगी, ऑक्सीजन जब घटेगा तो बॉडी में इन्फेक्शन होंगे, तो बॉडी का इम्यूनिटी वीक हो जाएगा, बॉडी बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ हमारी बॉडी में डिज़ाइन किया है, सब कुछ डिज़ाइन किया है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जब पेट में हल्का हल्का दर्द होता है तो अपने आप ठीक भी हो जाता है। कभी बुखार होती है तो बिना दवाई ठीक भी हो जाती है, कभी जुकाम होती है तो बिना दवाई ठीक भी हो जाती है। जब कैसी होती है बताओ? क्योंकि बॉडी खुद को रिकवर करने की क्षमता रखती है। बॉडी को कुछ कराने की कोई जरूरत नहीं है, ईश्वर ने सब कुछ इसमें पहले से प्री प्लान करके रखा है। बस हमें बस उसकी क्षमता पर विश्वास नहीं है, और हम भागते हैं किसी डॉक्टर के पास, हम भागते हैं किसी आशीष भाई जैसे भाई के पास। मैं बोलता हूँ कि अगर आपको यही चीज़ जानने को समझ आ गई कि हमारी बॉडी कैसे काम कर रही, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस नेचर से जुड़ जाओ जितना जुड़ो, प्योर ऑक्सीजन लो, खींचो अनुलोम विलोम प्राणायाम से। मिट्टी का स्पर्शन होना जरूरी है। जब नहाओ तो कम से 20 मिनट हमारा बॉडी पानी के स्पर्शन में रहनी चाहिए। रोज आइडियली 20 मिनट हमारा बॉडी पानी के स्पर्शन में रहना चाहिए। और आप चाहे आप तैराकी करो, चाहे स्विमिंग करो, चाहे घर पे को बड़ा टप ला करके उसमें लेटे रहो, लेकिन पानी का स्पर्शन रोज हमारी बॉडी के लिए 20 मिनट के लिए जरूरी है। यस। लास्ट बात, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। तो आकाश आ ही गया, और बाकी जो अग्नि है वो हमें सूर्य से मिलती है। तो सूर्य की सुबह की जो चमक होती है, हमें आइडियली 1 घंटे के आसपास हमें सूर्य की चमक में रोज हमारे जीवन में उतर रहना चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी विटामिन हमारी बॉडी इंटैक्ट करता है। और आकाश के नीचे हम सदैव रहते हैं। तो खुला जितना हो प्रकृति में खुले रहने की कोशिश करो। हम जितना रॉयल लाइफ स्टाइल में गए हैं, हमारी लाइफ की धज्जियाँ उतनी ही लगी है।
इसके बाद हम आती है हमारी खान पान पे बातें आती हैं। खान पान में कोई शुद्धि वाली चीज़ें नहीं हैं, तो शुद्ध का मतलब जितना हो घर का खाओ, पहली शर्त। दूसरा हो साफ़ और सुथरा करो। मिट्टी का बर्तन जितना रसोई में इंटेक कर सको, जैसे मिट्टी के बर्तन में ड्राई फ्रूट भिगो, मिट्टी के बर्तन में दूध पकाइए, मिट्टी के वही बर्तन में सब्जी वगैरह बनाते हैं वो पकाने की कोशिश कीजिए, मिट्टी के बर्तन में चपाती बनाने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतने बर्तन इंटेक करो। ये काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं मानता हूँ सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा फंडा मानता हूँ जो मेरा अनुभव कहता है आईबीएस को फ्यूचर में बैलेंस करने के लिए। योग 1 घंटा रख लो, खान पान में साफ़ और सुथरा घर का हो, घर पे बना हो सब कुछ खाओ, लेकिन जितना हो सके घर का हो। जैसे ऑयल घर का होना चाहिए, आप किसी मतलब जैसे जो सरसों हम ले करके उसका ऑयल निकलवा के घर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, डब्बा पैक ऑयल ले आते हैं, उसी का छोकन डालते हैं। हाँ सर। उसमें बहुत भयंकर पाम ऑयल होता है जो कैंसर जैसी संभावनाओं को पैदा करता है। जो आदमी नॉनवेज खाता है, साइंस ने उसे प्रूफ किया कि जो आदमी आइडियली 50 ग्राम नॉनवेज रोज़ खाता है, उसकी बॉडी में रोज़ 18% कैंसर बढ़ने की संभावनाएं समय के साथ बढ़ रही है। 50 ग्राम प्रोटीन अगर नॉनवेज के रूप में वो लेता है तो उसकी बॉडी में 18% संभावनाएं रोज़ बढ़ रही है। एक दैनिक जीवनचर्या, जैसे मैं अगर नॉनवेज नहीं खाता तो मेरी 18% संभावना कम है कि मुझे कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर आप खा रहे हैं या मैं भी रोज़ खा रहा हूँ तो मेरी दिनचर्या में जो 100% तक जो स्वस्थ रहने की संभावनाएं हैं उसमें 18% बढ़ोतरी होगी। भाई मुझे कैंसर होने की संभावना समय के साथ बढ़ेगी, ये वाली चीज़ है। तो अब आपको फाइनली अगर इस पूरे वीडियो को, अगर पूरे सेशन को एक लाइन में समअप करूँ, फिर आखिर में कुछ सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। आईबीएस कोई बीमारी नहीं है, जुकाम कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज़, शुगर, बीपी कोई बीमारी नहीं है। ये सब हमारी लाइफ की डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स हैं, हमारे गलत खान पान, गलत दैनिक दिनचर्याएँ, इन सब की प्रॉब्लम है। तो दिनचर्या का मतलब सुबह 5 बजे उठो, रात में 9 से 10 बजे सोना है, घर का शुद्ध खान पान खाओ, रोज़ जीवन में 1 से 1.5 घंटा योग ऐड कर दो। डिप्रेशन, तनाव नहीं लेना, हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। दिन में आइडियली कम से कम 100 बार हंसने की कोशिश किया करो, चाहे किसी भी वे में हो, हंसने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। चाहे फ़ोटो लेने के लिए हंसें, चाहे झूठ मूठ में, चाहे हंसने में हंसें, कैसे में हंसो, लेकिन हंसने की कोशिश रोज़ होनी चाहिए। क्योंकि एक छोटा बच्चा आइडियली दिन में 600 बार हंसता है, एक छोटा बच्चा, साइंस ने प्रूफ किया ये चीज़। तो हम हंसना भूल गए जैसे जैसे बड़े हो गए, तो हंसना भी ज़रूरी है। तो जितना हम नेचुरल चीज़ों के साथ जुड़ेंगे हमारी चीज़ें उतनी ही ठीक होगी। रोने से शरीर में तनाव पैदा होता है, दिमाग में तनाव पैदा होता है, पेट में खिंचाव बनता है, ऐंठन होता है, और हंसने से गुड बैक्टीरिया, गुड केमिकल्स हमारे माइंड में, बॉडी में रिलीज होते हैं, तो चीज़ों को ठीक करते हैं। लेकिन हम हंसना भूल गए समय के साथ और रोना सीख गए। आपको हंसने से कौन रोक सकता है, आप मुझे बताओ? कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। चाहे तो आप दिन में बहुत हंस सकते हैं, और चाहे तो दिन में आप बहुत रो सकते हैं, चिंता तनाव लेकर के, ये आपके हाथ में है। तो कुल मिला के फिर से आखिरी बात मैं जो एक लाइन में समाप्त करूँ तो वो यही है, आईबीएस को निकालो, कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ हमारी गलत आदतों का परिणाम है। तो हमें आदतें सुधारनी है, तो जड़ ठीक हो गई तो फल अपने आप अच्छे हो जाएंगे। हम गलती क्या करते हैं, हम फलों को बदलने की कोशिश करते हैं, हम फलों के ऊपर स्प्रे करके उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम फलों के ऊपर कोई दवाई डाल के ठीक करना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ कि जड़ को ठीक कर दो, फल अपने आप बदल जाएंगे। जैसे कोई पेड़ है, सेब का पेड़ है, सेब के फल में कीड़े लगे हुए या वो फल जो है खट्टा है, तो उस फल में तकलीफ है या उस पेड़ के ही मतलब रूट में, उसकी जड़ में तकलीफ है? जड़ में तकलीफ है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको स्प्रे मारते ऊपर से फल में, उसके ऊपर से इंजेक्शन मारते हैं कि फूल जाए, मोटा हो जाए, गुद्देदार हो जाए, अच्छा कद कितनी, मतलब आप उसकी कितनी जनरेशन अच्छी कर लेंगे ऊपर से स्प्रे मार के। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 साल तक आप उसको ठीक रखने की कोशिश करेंगे, ऊपर से दवाई डाल के। लेकिन जब उसका जड़ ही बेकार है तो वो 4 साल बाद वो पेड़ खत्म हो जाएगा, मतलब उसकी मजबूती ऑलमोस्ट बिल्कुल बेकार, क्योंकि जड़ खत्म हो गई तो जड़ में दीवार लगना शुरू हो जाएगी। ऐसे जैसे हमें कोई बड़ी इमारत का निर्माण करना है, कोई बड़ी मंजिल का निर्माण करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उससे पहले हमें नींव मजबूत करनी होगी। नींव मजबूत तो मकान मजबूत। लेकिन लोग क्या करते हैं, नींव को तो इतना से रखना चाहते हैं और मकान उसको इतना का बड़ा खड़ा करना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे सर यही सब सोच रहे हैं कि मतलब कितना जल्दी हमको कुछ हासिल हो जाए, और कितना जल्दी हम खुद को अपने कर लें, ये कर लें, मतलब कुछ बड़ा कर लें, मतलब उसके लिए धैर्य और संतोष मतलब जो बोलते हैं नहीं है, वो बिल्कुल नहीं होता है। हम और यही सबसे बड़े लोगों की गड़बड़ होती है। सबसे बड़ी लोगों की कमजोरी भी यही होती है
और लोग करते क्या हैं, और वो करना क्या चाहते हैं कि हम सब कुछ खाएं, सब कुछ पिएं, सब कुछ जैसा करें हम आज जैसे 10 साल पहले कर रहे थे, और हमारी बॉडी वैसी ही रहे जैसे पहले थी। लेकिन वो कभी संभव नहीं होगा, और लोग इस चीज़ को स्वीकारना नहीं चाह रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ इस चीज़ को खुशी खुशी मान लो कि अब जीवन जैसा नहीं है जैसा आप मानते थे, अब जीवन वैसा है जैसा अभी आपके सामने है। इसको स्वीकार कर लो और फिर देखो जीवन का चमत्कार कैसे होगा। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, वो अतीत में जीना चाहते हैं, वो वर्तमान को छोड़ रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि खुशी खुशी जैसा अभी आप हो इसको स्वीकार करो, क्योंकि आप सोचते हैं कि हम क्या सोचते हैं, हम या तो भविष्य के निर्माण में लगे हुए होते हैं या हम अतीत में जी रहे हैं, और वर्तमान हमारा हर सेकंड बीत रहा है। और जैसे हमने कल का दिन हमारा गया, फिर हम सोचेंगे यार आशीष भाई के पास थे तभी ठीक थे, वहीं पे कुछ कर लेते, अब घर पे आ गए तो कुछ हो नहीं पाएगा। मैं बोलता हूँ कि जीवन यही है जिस वक्त हम बैठे हैं, ना तो जो जीवन बीता है वो है, ना कल है, क्योंकि भविष्य का निर्माण किया जा सकता है, देखा कभी नहीं जा सकता। ऐसे ही अतीत को कभी भुलाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, उस वहाँ से सीखा जा सकता है। सीखना है तो अतीत में जाओ, कुछ निर्माण करना है तो भविष्य की ओर जाओ, और जीवन को जीना है तो वर्तमान सर्वोत्तम है। और गलतियां जो हम बार बार करते हैं, जैसे आपने शुरू में पूछा था कि हम गलतियां कर जाते हैं, बीमार फिर भी तकलीफ हमें हो जाती है, फिर हम वही गलती करते हैं, उसका एक ही है, भगवान कृष्ण यही बात बोलते हैं जो मैं बहुत बार वीडियोस के दौरान बोलता हूँ। गलती एक है वो गलती नहीं है, गलती 2 है वो गलती नहीं है, गलती 3 नहीं है वो गलती नहीं, लेकिन चौथी गलती कर रहे हो वो सबसे बड़ी महाबेवकूफ़ी है। जीवन फिर आपको बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, अगर आपने एक गलती को बार बार किया। एक गलती होती नादानी होती है, 2 होती नादानी होती ना समझ है, 3 गलती होती फिर भी ना समझ होता है। समझो एक बच्चा, अगर हमको बच्चे को बोल रहे हैं कि बेटा भाई बड़ों का सम्मान किया करो या हमारी कही बातें माना करो तो आपका जीवन अच्छा होगा। जैसे लाइक भी समझो कोई किसी बच्चे को शुगर है, हम बोलेंगे बेटा आपको चीनी नहीं खानी है, आपने मना कर दिया बच्चे को, भाई शुगर आपके लिए मतलब बहुत डेंजर है, आपको नहीं खानी है। आपने 1 बार मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार मना किया, वो नहीं सीखना चाह रहा, वो नहीं मान रहा। चौथी बार क्या होगा, वो नहीं मानेगा, आप उसको फोर्सफुली झापड़ देने की कोशिश करेंगे, फिर भी वो नहीं मानेगा, तो अंत में क्या होगा, उसकी किडनियाँ खराब हो जाएंगी, फिर उसको डायलिसिस कराना पड़ेगा, फिर उसको इंसुलिन के इंजेक्शन ठुकवाने पड़ेंगे रोज बॉडी में। मानते हो ना? मानते हैं। उसका डायबिटीज़ बढ़ गया, उसकी किडनी खराब हो जाएगी, लिवर हो जाएगा, उसका इंसुलिन खराब हो जाएगा। 100% है गड़बड़ है सर। मानता हूँ कि कुछ शारीरिक पीड़ाएं हो सकता है कि पहले से प्राकृतिक ने निर्धारित करी हो, या कोई घटना का विवरण रहा उस बीमारी में, लेकिन उसको ठीक रखना हमारे हाथ में है। मैं इतना मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ मेरी आंखें का नंबर 10 से 12 है, मतलब मैं आप जैसे आप भाई से कंपेयर करोगे, आप बिना चश्मे कितना लाइफ मस्त जीते हैं, मैं आपसे कंपेयर करता हूँ खुद को, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार मेरी भी आंखें काश आप जैसी रहती हैं। लेकिन मुझे खुशी होती कि मेरे नंबर 10-12 ही, मेरी आंखें फूटी नहीं है, मुझे आंखें मिली तो हैं कम से कम। लेकिन लोग कंपेरिजन करेंगे क्या कि भाई मेरे तो आंख ही गई, भाई मेरा तो नंबर कम है, भाई मैं बहुत मोटा चश्मा लगाता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मुझे आंख में दिखने में, एक आंख से दिखने में तकलीफ है, एक से सही दिखता है, एक से तकलीफ है। मैं बोलता हूँ भाई एक से दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे जिनके पास बेचारों के पास दोनों आंखें नहीं है, अंधे हैं, वो भी तो जी रहे हैं। और जिनके पास 2 आंखें नहीं है वो भगवान को दोष देता है। मैं बोलता हूँ उसको उसमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। मैं बोलता हूँ कम से कम आपस में सुनने के लिए कान तो हैं। कुछ लोग ऐसे जिनको कान में आंखें दोनों नहीं है, जीवन वो भी जी रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मांगो मत, जो है उसका ज्ञान और उसको सही समझ से जीवन में उतार लो, जीवन वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। लेकिन लोग इन चीज़ों को मानना और स्वीकार करना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग पड़े हुए हैं सर, बहुत लोग पड़े हुए हैं कि इस सब चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो स्वीकारना कभी नहीं चाहते खुद को, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके आगे दिख रही है। हाँ, प्रॉब्लम खुद को दिख रही है लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे। जैसे कि अब हमको प्रॉब्लम दिख रही थी, हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा दिन मतलब हर एक समय मतलब इतना गड़बड़, मतलब एकदम दिमाग में नेगेटिव चीज़, इधर उधर की बातें, एकदम इसको लेके बहुत परेशान थे हम जी। लेकिन आज इधर आए, आज ये चीज़ हम समझे क्या है अपने अंदर जी, खुद को समझे, आज फिर भी हम बहुत ठीक हैं सर। क्योंकि आपको एक चीज़ समझ आ गई भाई, अगर हमें जीवन अच्छा जीना है तो इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी सर। जिम्मेदारी आप लोगे तो आपका जीवन जैसा आप चाहोगे उस दिशा में आपकी तरफ काम करेगा, आपका जीवन जाएगा। और दूसरों के भरोसे छोड़ दो, अब कभी जीवन में आपकी ग्रोथ संभव नहीं है। हमेशा जीवन बढ़ेगा नहीं, घटेगा नीचे की ओर।
क्वालिटी लाइफ डिस्टर्ब होगी, शरीर से भी पीड़ित होंगे, मानसिक रूप से भी पीड़ित होंगे, जीवन में कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। इस बात की गारंटी है। मानते हो इस बात को? मानते हैं सर। मतलब कुल मिला जुला के हमें खुद की मेहनत करना पड़ेगा, खुद के लिए आपको मेहनत हाँ। करना पड़ेगा, जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ेगी, हाँ। तभी जीवन में संभावना है कि Yes. ग्रोथ होगी। होगी। तो चलिए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मुझे उम्मीद है कि सर मैंने आपके सवालों के जवाब भी दिए होंगे। यस सर। चलो जी, आपका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए। मुझे उम्मीद और आशा है कि सर इस वीडियो में बताई गई जानकारी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगी, जिससे सर आपका फ्यूचर एक अच्छी दिशा में जाने का काम कर पाएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।